मैं दिलबाग सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर GCW सोनीपत से BA 5th सेमेस्टर के बच्चों का इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आज हम जल मार्गों का अध्ययन करेंगे। जल यातायात मनुष्य द्वारा प्रयोग किए गए परिवहन के साधनों में बहुत प्राचीन है। आदिकाल से ही मनुष्य सामान ढोने के लिए और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जल मार्गों का प्रयोग करता रहा है। यह सबसे सस्ता माध्यम है क्योंकि स्थल और वायु की अपेक्षा जल का घर्षण कम होता है, अतः जल परिवहन में ऊर्जा की लागत भी कम होती है। वाटरवेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक महासागरीय जल मार्ग, दूसरा आंतरिक जल मार्ग। महासागरीय जल मार्ग बहुत ही सस्ता और सुविधाजनक परिवहन है। इसमें बंदरगाहों और जहाज़ों के निर्माण में स्टार्टिंग में तो खर्चा बहुत आता है, लेकिन रख रखाव में बहुत कम खर्च होता है। दूसरी बात यह है कि ये स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। इसके लिए कोई रेडीमेड हाईवे की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी मार्ग के नियमों की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दोनों सिरों पर पोर्ट की सुविधा होने से ही काम चल जाता है। नश्वर, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं जैसे मांस, फल, सब्जी और दुग्ध पदार्थों आदि के परिवहन हेतु आजकल रेफ्रिजरेटेड जहाज़ों का निर्माण होने लगा। इससे समुद्री परिवहन की क्षमता में बड़ी तरक्की हुई है। कंटेनरों के प्रयोग से माल को चढ़ाना और उतारना बड़ा आसान हो गया है। इससे उन सामानों को स्थल परिवहन हेतु रेल और सड़क मार्ग पर बदलने में भी बड़ी सुविधा होती है और सामान भी सुरक्षित रहता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक जहाज़ों को रडार, वायरलेस और अन्य नेविगेशनल सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित कर दिया गया है, अतः वे तूफान और खराब मौसम में भी आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। यहाँ आज हम प्रमुख समुद्री मार्गों का वर्णन करेंगे। सामने मानचित्र में आप देख रहे होंगे, उसमें पहला समुद्री मार्ग दिखाया गया है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। बच्चों, ये पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को मिलाता है। यह समुद्री मार्ग दोनों तरफ सबसे विकसित क्षेत्र हैं, उन्नत क्षेत्र हैं, इसलिए सबसे अधिक बिजी रूट्स में से आता है। पूरी दुनिया में लगभग 25% जलयानों का इसी मार्ग से आना जाना होता है। विश्व के 55 बड़े बंदरगाह में से 28 बंदरगाह इसी मार्ग पर स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका की तरफ से न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, हैलिफैक्स, बोस्टन, सेंट जॉन, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और यूरोपियन तट पर लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो, साउथहैम्पटन, कोपेनहेगन और ओस्लो प्रमुख बंदरगाह हैं। यूरोप से संपन्न कृषि, वाणिज्य और औद्योगिक प्रदेशों से भारी और अधिक मात्रा में निर्मित वस्तुएं, यूरोपीय महाद्वीप से निर्मित वस्तुएं जैसे वस्त्र, रसायन, मशीनें, उर्वरक, इस्पात और शराब USA और कनाडा को निर्यात की जाती है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से खाद्य पदार्थ, कच्चा माल जैसे गेहूं, लकड़ी की लुगदी, तांबा, लौह इस्पात, परिवहन उपकरण को पश्चिमी यूरोप भेजा जाता है। दूसरा व्यापारिक मार्ग है भूमध्य सागर से होते हुए हिंद महासागर का मार्ग। मानचित्र में आप देख रहे होंगे हिंद महासागर मार्ग, भूमध्य सागर मार्ग, ये नंबर 2 पर आता है। यह मार्ग पश्चिम में यूरोप के उन्नत देशों को पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया तथा पूर्वी एशिया के विकासशील देशों से, एक तरफ तो पूर्वी अफ्रीका हो गया, दक्षिणी एशिया अपना वाला जो रीजन है, पूर्वी एशिया जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया आते हैं,
इनको जोड़ता है वो मध्य सागर से, लाल सागर से तथा हिंद महासागर द्वारा मिलाता है। यूरोप से पूर्वी अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले सभी जलयान इसी मार्ग को अपनाते हैं। पूर्व की ओर जाने वाले माल में मुख्य रूप से मशीन तथा औद्योगिक उत्पाद आते हैं। जो पश्चिम की तरफ सामान जाएगा, मतलब जो एशिया से, अफ्रीका से जो सामान जाएगा, उसमें कृषि उत्पाद हैं। कपास है, रबड़ है, चाय है, कहवा है, चीनी है और खनिज तेल जो मध्य पूर्व से निर्यात किया जाता है। इस मार्ग पर पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोच्चि, कोलंबो और सिंगापुर महत्वपूर्ण पतन हैं। नेक्स्ट है आशा अंतरीप मार्ग। पहले यह जलमार्ग स्वेज नहर का वैकल्पिक मार्ग था। इसमें पूरे अफ्रीका का चक्कर काटना पड़ता है। यह बहुत ही लंबा है। लंदन, लिवरपूल और कोलंबो के बीच इस मार्ग की लंबाई स्वेज नहर के मार्ग की तुलना में 6400 किलोमीटर अधिक है। अधिकांश जलयान इसका प्रयोग नहीं करते। वैसे बड़े बड़े जहाज स्वेज नहर को जो पार नहीं कर सकते, वो इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जहाज ऐसे भी हैं जो स्वेज नहर के टैक्स से बचना चाहते हैं, वो भी इसको फॉलो करते हैं। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप को पश्चिमी अफ्रीका के देशों, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मिलाता है। कहने का मतलब पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाकर ये दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहुंचता है। यूरोप से सीधे जहाज आशांतरी पहुंचते हैं और वहाँ से सोना, तांबा, हीरे जवाहरात, टिन, क्रोमियम, अभ्रक और कृषि उत्पाद कपास, ताड़, तेल, मूंगफली, कहवा तथा फल में वृद्धि होने से अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह हैं उन द्वारा आशा अंतरीप से होकर जाने वाले यातायात की मात्रा भी बढ़ी है। अगला मार्ग है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप तथा पश्चिमी अफ्रीकी देशों का संबंध दक्षिणी अमेरिका स्थित ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे के पोर्ट्स से स्थापित करता है। पहले मैंने आपको उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग बताया था, जिसमें एक तरफ उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप था, दूसरी तरफ यूरोप वाला महाद्वीप था। ये दक्षिणी अटलांटिक मार्ग है। इसमें पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देश जो अफ्रीका के पश्चिम की ओर हैं, उनका ताल्लुक किससे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूरुग्वे प्रदेश से। इस मार्ग का महत्व उत्तरी मार्ग की अपेक्षा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग की अपेक्षा कम है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या कम है, आर्थिक विकास भी कम है। केवल दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील तथा दक्षिणी अमेरिका के कुछ क्षेत्र ही, दक्षिणी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र ही औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं। विकास इन क्षेत्रों में कम हुआ तो इसलिए इसका यूज़ कम होता है। दक्षिणी अमेरिका के रियो डी जेनेरो और अफ्रीका के केप टाउन के बीच आपसी पूर्व पश्चिम मार्ग पर व्यापार ज़्यादा नहीं होता। दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के बीच में बच्चों अधिक व्यापार नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों क्षेत्रों के संसाधन तथा उत्पाद लगभग एक समान हैं। व्यापार के लिए आपको पता ही है, ये ज़रूरी है कि जो सामान आपके पास सरप्लस हो वो दूसरे क्षेत्र को उसकी डिमांड हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। यहाँ दोनों क्षेत्रों के संसाधन और उत्पाद लगभग एक समान हैं, इसलिए अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य व्यापार कम होता है। ब्राज़ील से कहवा, कोको, अर्जेंटीना से गेहूँ, मांस, ऊन और उत्तरी अमेरिका और यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों को भेजे जाएंगे। बदले में क्या आएगा? निर्मित वस्तुएं और अर्धनिर्मित वस्तुएं मंगाई जाती हैं। छठा पॉइंट है इसमें उत्तर आशा मार्ग। विशाल प्रशांत महासागर के आर पार कई मार्गों से व्यापार होता है। लगभग सभी मार्ग होनोलुलु पर मिलते हैं।
होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी है। प्रशांत महासागर में द्वीप समूह है। यहाँ पर जलयान रुकते हैं, ये ईंधन के लिए रुकते हैं, मरम्मत वगैरह के लिए रुकते हैं। ये इस प्रशांत महासागर के आर पार के जो क्षेत्र हैं उनसे व्यापार होता है। मतलब एक तरफ तो उत्तरी अमेरिका का प्रशांत महासागरीय तट और दूसरी तरफ एशिया में जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र हैं, उनके बीच में यह वैंकूवर से याकोहामा को जोड़ता है, जिससे यात्रा की दूरी, क्योंकि ये ग्रेट सर्किल रूट को फॉलो करते हैं तो यात्रा की दूरी उसमें कम हो जाती है। इसमें गेहूँ, लकड़ी, कागज, लुगदी, मछली, दुग्ध उत्पाद और निर्मित वस्तुओं का व्यापार होता है। इन वस्तुओं को 7,200 किलोमीटर चौड़े प्रशांत महासागर के पास क्रॉस करके एशिया के तट पर ले जाया जाता है। एशिया की साइड में याकोहामा, कोबे, शंघाई, कैंटन, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर हैं। इन पत्तनों से मुख्यतः औद्योगिक उत्पाद जैसे वस्त्र, विद्युत उपकरण तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से उष्णकटिबंधीय कच्चे माल, रबड़, नारियल, ताड़, तेल, टिन का निर्यात किया जाता है। 7वां पॉइंट है दक्षिणी प्रशांत मार्ग। इस मार्ग में चलने वाले जलयान पनामा नहर में से भी गुजरते हैं, जो उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बिखरे हुए प्रशांत महासागरीय द्वीपों के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। यह मार्ग मुख्यतः गेहूं, मांस, ऊन, फल और दुग्ध उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मार्ग पर चलने वाले जलयानों को अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है। उदाहरणतः पनामा और वेलिंगटन के बीच की दूरी 10,380 किलोमीटर है। पनामा से सिडनी 12,280 किलोमीटर। परंतु ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को उत्तरी अमेरिका से व्यापार करने का कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए इसी मार्ग को फॉलो किया जाता है। हम स्वेज नहर का जिक्र करेंगे। स्वेज नहर के लिए ये जो संसार का मानचित्र है इसमें तीसरा पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखिए। भूमध्य सागर से होकर स्वेज लिखा हुआ है मानचित्र। बच्चों, स्वेज नहर आप मानचित्र में देख रहे होंगे। इसका निर्माण स्वेज जलडमरू मध्य को काटकर किया गया है। अफ्रीका को एशिया से ये नहर अलग करती है। एक तरफ अफ्रीकी महाद्वीप है, दूसरी तरफ एशिया महाद्वीप है, बीच में स्वेज जलडमरू मध्य है। इसका निर्माण 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेप्स को सौंपा गया था। यह नहर 1869 में बनकर तैयार हो गई थी। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर और औसत गहराई 1615 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर है। मैप में ध्यान से देखिए, यह नहर पश्चिम में भूमध्य सागर को पूर्व में लाल सागर से मिलाती है। भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद और लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज दो किनारे हैं। यह नहर ग्रेट बीटर झील, लिटिल झील और टिम्सा झीलों में से होकर गुजरती है। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। इस नहर के साथ साथ एक रेलवे मार्ग भी है और इसके पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नगर है, जो फौज का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। इस नहर को क्रॉस करने में जहाज़ों को लगभग 12 से 18 घंटे लग जाते हैं। इस नहर के निर्माण में फर्डिनेंड डी लेप्स द्वारा बड़े प्रयास किए गए। इसके पश्चिमी भाग में लो लाइंग एरिया है, डेल्टा है नील नदी का पश्चिमी भाग में, और पूर्वी भाग में सिनाई प्रायद्वीप है, जो बहुत ही ऊंचा, दुर्गम और मरुस्थली क्षेत्र है।
स्वेज नहर यातायात और नौ संचालन में मानव की सफलता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। जब ये नहर नहीं बनी थी, आपको पता ही है, पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर जहाज़ों को आना पड़ता था। नो सिंगल ह्यूमन एंटरप्राइज ड्यूरिंग 19th century has done more to affect the destinies of nations through a physical geographical change than Suez Canal। कहने का मतलब ये है कि 19वीं शताब्दी में इससे बढ़कर कोई बेहतर फिजिकल ज्योग्राफिकल चेंज इंसान ने नहीं कराया जितना स्वेज नहर से हुआ है। इससे एक तरफ तो यूरोप के देशों और दूसरी तरफ अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी देशों, साथ में दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा सुदूर पूर्व के बीच एक छोटा मार्ग खुल गया, जिससे दूरी की बचत हुई, समय और व्यय में बहुत कमी आई। पहले आसांतरिक मार्ग की तुलना में ये जो स्वेज मार्ग है, लंदन और मुंबई के बीच 6,700 किलोमीटर और लिस्बन और मकाओ के बीच 5,120 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। स्वेज नहर द्वारा दूरी और समय में अभूतपूर्व कमी आई। इस नहर के निर्माण से यूरोपीय देशों, खास तौर से ब्रिटेन को बड़ा लाभ हुआ। इसको तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्नायु नाड़ी माना जाता था, क्योंकि बहुत से उपनिवेश एशिया में, अफ्रीका में जो थे, उनको कंट्रोल इसी नहर के द्वारा किया जाता था। इस नहर से लाभ उठाने वाले अन्य यूरोपीय देश थे फ्रांस, इटली, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी। इस नहर के पूर्व में अफ्रीकी देश हैं, एशियाई देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इस नहर के द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर निर्मित माल, मशीनें, कपड़ा, दवाइयाँ, रासायनिक पदार्थ भेजे जाते हैं और बदले में पूर्वी देश पश्चिमी भागों को पटसन, गेहूँ, रेशम, चाय, हम्प, नारियल, ऊन, मांस, चीनी, टिन, रबड़ और गरम मसाले भेजे जाते हैं। कहने का मतलब ये है, भारत को भी इस नहर के निर्माण से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। पहले यह नहर ब्रिटेन और फ्रांस के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब जो मिस्र राष्ट्र है ये उसके अंतर्गत आती है और इस नहर से मिस्र को बड़ा लाभ होता है। तकरीबन सालाना $6 बिलियन की आमदनी स्वेज नहर पर लगे हुए टैक्स से होती है। और अंत में हम पनामा नहर का जिक्र करेंगे। जो पनामा मार्ग है, आप मानचित्र में देख रहे हो, एक मार्ग वो था पहले जो पूरे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को क्रॉस करके, यदि आपको न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना हो तो पूरे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को क्रॉस करके जाना होता था। वो दूरी 12,000 माइल्स और पनामा नहर के रास्ते ये दूरी सिर्फ 4,000 माइल्स होगी। तो इससे विशेष तौर से यूएसए को तो बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। इसके पूर्वी और पश्चिमी तट नज़दीक आ गए। यह नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा गणराज्य है, देश का नाम है पनामा, उस पनामा जलडमरू मध्य को काटकर बनाई गई है। ये बहुत ही पतली पट्टी है दोनों महाद्वीपों के बीच में, इसी को काटकर बनाया गया है। इससे दो बड़े महासागरों, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को मिलाती है। इसमें ध्यान से देख रहे होगे, एक तरफ कैरेबियन सागर है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। इसका निर्माण यूएसए द्वारा 1906 में शुरू किया गया और 1914 में यह बनकर तैयार होगी। इस नहर के अटलांटिक तट की ओर कोलन बंदरगाह है, जबकि प्रशांत तट पर पनामा बंदरगाह स्थित है। इसकी लंबाई 81 किलोमीटर, चौड़ाई 91 से 350 मीटर और गहराई 12.5 से 26 मीटर तक है। गहराई काफ़ी कम है और पनामा नहर ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाकों को काटकर बनाई गई है। इसका तल समुद्र तल से 25.6 मीटर ऊंचा है, मतलब यह समुद्र तल पर नहीं है। स्वेज नहर तो समुद्र के लेवल में थी, लेकिन ये ऊंची है उससे, इसलिए यहाँ लॉक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसको पार करने में जहाज़ों को 7 से 8 घंटे का समय लगता है
और लगभग 50 जहाज रोज़ाना गुजरते हैं। बच्चों, इस नहर के निर्माण में बड़ी परेशानियां आई क्योंकि ये बड़ा उबड़ खाबड़ इलाका है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ बारिश बहुत होती है इस इलाके में। साल में सिर्फ 4 महीने ऐसे होते हैं जो विदाउट रेन होते हैं। और क्योंकि ऊंचा नीचा इलाका है, समुद्र तल से ऊंचा है, तो इसलिए कैनाल में लॉक सिस्टम भी लगाना पड़ा। ये भी इंजीनियर्स के लिए बड़ा मुश्किल काम था। शुरू में फर्डिनेंड डी लेप्स, जिन्होंने स्वेज नहर का निर्माण किया था, उसी फ्रांसीसी इंजीनियर ने भी इसको बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बड़ा खतरनाक इलाका है क्लाइमेट के हिसाब से भी। लगभग 22,000 आदमियों की मौत हो गई थी इसके निर्माण के दौरान, और 287 करोड़ डॉलर फ्रांस द्वारा खर्च किए गए, लेकिन फिर भी वो इस नहर को पूरा नहीं कर सके। लास्ट में यूएसए ने इसमें इंटरेस्ट लिया और उन्होंने इस नहर को फ्रांसीसियों से खरीद लिया और आगे का कार्य चालू किया। शुरू में यह नहर यूएसए के अधिकार क्षेत्र में थी। 1903 में इस पनामा नहर की राजनीति के चक्कर में ही पनामा गणराज्य की स्थापना हुई। पहले ये कोलंबिया के अंतर्गत ये क्षेत्र आता था, और 1999 के बाद अमेरिका के साथ हुई एक संधि के फलस्वरूप आजकल इस नहर का सारा कंट्रोल पनामा गणराज्य के पास है। पनामा नहर को बनाने से पहले जहाज़ों को पूरे दक्षिणी अमेरिका के, जिसको कैप हॉर्न कहते हैं, उसके खतरनाक मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। ये बड़ा तूफानी मौसम रहता है कैप हॉर्न में। इस नहर के बन जाने से ऑकलैंड, जो न्यूजीलैंड में है, से न्यूयॉर्क के बीच 4,000 किलोमीटर की दूरी की बचत हुई। इसके द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के तटीय देशों के बीच व्यापार बहुत बढ़ गया। अमेरिका के पश्चिमी तट पर सैन फ्रांसिस्को और यूरोप के लिवरपूल के बीच दूरी 8,000 किलोमीटर कम हो गई। इस नहर द्वारा कैलिफोर्निया से पेट्रोल, चिली से सोरा और तांबा, चीन से चाय और रेशम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मांस, मक्खन, पनीर और चमड़ा, पूर्वी अफ्रीका से तैयार माल, कपड़ा, मशीनें, दवाइयाँ आदि अटलांटिक महासागर के देशों को भेजी जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि विशेष रूप से अमेरिका, ख़ासतौर से यूएसए को बड़ा लाभ हुआ। और ये विद मानचित्र आपको तैयार करने हैं एग्जामिनेशन के लिए, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।